हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके विज्ञान विषय के लघु प्रश्नों के उत्तर को, जो बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो उनको हम लगाने वाले हैं। आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह आपको आज की क्लास में देखने को मिलेगा। इसी सीरीज के इससे पहले की 4-5 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी साइंस सेकंड सेमेस्टर के नाम से। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हर एक क्वेश्चन को, जिससे कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से फंसता है तो आप उसको ना छोड़ें, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं याद, समझ लेते हैं उसको, तो फिर ये समझ लीजिए कि वेरी शॉर्ट और जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो खुद ब खुद सही हो जाते हैं आपके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइए। ऑनलाइन शिक्षण DLED टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना गाइस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस की नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से नहीं जाती है, तो मैं वो आपको क्लासेस टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। ओके, तो वहाँ से आपको आने वाली हर एक क्लास की जानकारी मिल जाती है, PDF की फॉर्म में नोट्स मिल जाते हैं, और सभी चीज़ों के लिए क्वेश्चनिंग पोल क्रिएट किए जाते हैं हर मॉर्निंग में। तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना बहुत अच्छा रहेगा, आप चाहे तो हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि डिबलर के द्वारा बुआई कैसे होती है। ठीक है, डिबलर क्या होती है? यह एक यंत्र होता है फसल को बोने का, ठीक है, एक उपकरण होता है। तो इससे किस तरीके से बुआई होती है, चलिए जानें। डिबलर रबी फसल के बीजों, जैसे कि रबी फसलें कौन कौन सी होती है, गेहूं और जौ आदि, इनको बोने का एक साधारण यंत्र होता है। यह लकड़ी अथवा लोहे का बना रहता है। इसमें आमतौर पर 3 कतारों में समान दूरियों पर खूंटियां बनी हुई होती है। इनके माध्यम से हत्था होता है, मध्य में हत्था होता है, जिससे इसे उठाया जाता है और इसके द्वारा बने छिद्रों में बीजों को बोया जाता है। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ से डिबलर होता हुआ जाता है वहाँ पर फिर बीज डालने से बीजों को बोया जाता है। इस विधि से फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। चलिए आपको इमेज के थ्रू मैं दिखाना चाहती हूँ कि डिबलर देखने में ये उपकरण कैसा होता है। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, जो ये मशीन आपको दिखाई गई है यह है एक कृषि उपकरण, ओके, और इसे ही हम बोलते हैं डिबलर। इसकी मदद से आप रबी फसल बो सकते हैं, जैसे कि गेहूं और जौ। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है, क्यों? क्योंकि कीटनाशक आपके एग्जाम पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि कीटनाशक अगर हम ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। दोस्तों, कीटनाशक के प्रभाव के कारण हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव एवं कीटनाशकों की विषाक्तता यानी विष रहता है उनके अंदर, जहर होता है, के कारण छिड़काव करने वाले किसान मजदूर कैंसर, अंधेपन, अर्थराइटिस, उल्टी, दमा, श्वास, ट्यूमर आदि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इन रसायनों के प्रयोग से भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है और भूमि में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्रमशः मंद पड़ने से उपजाऊ मिट्टी के जो रेडीले अथवा अम्लीय होते हैं उनमें वो बदल जाती है, रेडीले अथवा अम्लीय में बदल जाती है उपजाऊ मिट्टी, तथा प्रकृति में स्वतः चलने वाली जो जैविक नियंत्रण प्रक्रिया होती है वह भी नष्ट हो जाती है। कीटों जैसे मधुमक्खियाँ आदि भी इनसे खतरा उत्पन्न इनको होता है। क्यों? क्योंकि वो जिन फूल पौधों पर आप उसकी स्प्रे करेंगे कीटनाशक की, उन्हीं का रस मधुमक्खियाँ पीती है, तो फिर उससे क्या होगा, उनको भी वो जहर वाले केमिकल्स उनके अंदर जाएंगे, वो ऐसा ही शहद बनाएगी, खुद भी मरेगी, और जो शहद होगा वो भी बहुत ही हानिकारक बनेगा। तो इस तरीके से जनजीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कीटनाशक का प्रयोग जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, ठीक है, और प्रिकॉशंस को लेते
लेते हुए करना चाहिए कि ग्लव्स पहने हो, इस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मास्क लगाया गया हो उस समय पर, जिस समय पर उस दवाई का छिड़काव कर रहे हैं आप खेत में, तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन क्या है? सोयल इरोजन आपसे पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिला। दोस्तों, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। और कैसे जाती है मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर? आंधी के कारण, तूफान के कारण, वर्षा के जल के कारण, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? मृदा अपरदन के कारण हो जाते हैं या स्रोत होते हैं। और क्या होता है मृदा अपरदन? कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, ठीक है, उड़कर या पानी के साथ बहकर या आंधी से, तूफान से, कैसे भी। इतना था मृदा अपरदन के बारे में। अब चलिए बात करेंगे क्रॉप रोटेशन। इन सभी की क्लासेस में आपकी डिटेल्ड क्लास ले चुकी हूँ, जिनमें कि मैंने आपको एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आपने अगर इनको पहले भी पढ़ा हुआ है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, आपकी और अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। आप साथ साथ रिवीजन करते रहिए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है फसल चक्र से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, फसल चक्र को इंग्लिश में हम बोलेंगे क्रॉप रोटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है बदल बदल कर उगाना। क्या? क्रॉप को यानी फसल को। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाने की जो क्रिया होती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो नष्ट नहीं होती, उसको ही हम फसल चक्रण कहते हैं, ठीक है, या फसल चक्र कहते हैं। यानी एक ही खेत में समय समय पर बदल बदल कर अलग अलग खेती को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है। ये अच्छा क्यों होता है फसल चक्र को अपनाना? वो इसलिए क्योंकि यह जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है उसको बढ़ाता है, ठीक है, उसको नष्ट होने से बचाता है। तो इसीलिए फसल चक्र अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि 12 के 12 महीने एक ही फसल उगाई जाती हो, नहीं, बदल बदल कर किसान उन फसलों को उगाते हैं। तो वो यही कारण होता है इसके पीछे, ठीक है। भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों को इस क्रम से बोया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न हो और उपज भी अच्छी मिले। इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाती है, ठीक है। अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या इसके कारण है और क्यों किया जाता है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तम भंडार गृह की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसका मतलब क्या है? भंडार गृह होता है वेयर हाउस, जहाँ पर हम बहुत सारा फिनिश्ड गुड यानी सामान को इकट्ठा करके रखते हैं बेचने के लिए, ठीक है, गोदाम जिसको आप बोलते हैं। तो उसकी विशेषता क्या होती है? एक अच्छा गोदाम किसे बोलेंगे आप? जहाँ पर आप अपना सारा सामान इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, वेयर हाउस बोलते हैं इंग्लिश में। तो किसे मानेंगे कि वो एक अच्छा वेयर हाउस है या एक अच्छे भंडार गृह की कौन कौन सी विशेषताएं होनी ज़रूरी है? सबसे पहला क्या है? भंडार गृह पक्के सीमेंट से बने होने चाहिए। इस प्रकार के बने हो जिससे इसमें साफ सफाई में भी आसानी हो सके, हवा पानी की भी सहूलियत रहे, ठीक है, और बारिश का पानी भी अंदर ना आए। पक्के सीमेंट से बने होने चाहिए। क्या? वेयर हाउस या फिर भंडार गृह या फिर गोडाउन। अगला पॉइंट क्या है? भंडार गृह हवा पानी से सुरक्षित होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें है कि भंडार गृह में चूहों का प्रवेश रोकने के हेतु उनके चारों ओर एक चिकनी एवं चपटी कॉलर बना देनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है, भंडार गृह को कीट रोधी दवाओं से स्वच्छ कर देना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए, ओके। और पांचवा है, भंडार गृह में गर्म हवाओं को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित व्यवस्था का वेंटिलेटर भी होना चाहिए, ताकि वहाँ पर, ठीक है, जो भी गर्म हवा होती है उसको बाहर निकाला जा सके और सामान लंबे समय तक चलता रहे। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, उत्तम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक तथ्य कौन कौन से होते हैं? कि अगर आपको फसलों का सफल उत्पादन करना है तो कौन कौन सी आवश्यकताएं पड़ती है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? किसी उत्तम फसल को पाने के लिए उसकी बुआई करेंगे।
कैसे करेंगे? बुआई से पहले भी तो बहुत सारा प्रोसेस होता है किसी भी फसल को उगाने का। वो कैसे कि सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, खेत में हल चलाकर मिट्टी को पलटेंगे एवं स्थिर करके, जिससे कि मिट्टी कृषि के योग्य हो जाए। यानी जब भी किसान कुछ बोता है अपनी फील्ड में, तो उससे पहले भी किसान उसमें बहुत सारी मेहनत करे रखता है। उससे क्या होता है, खेत में हल चलाता है, मिट्टी को उलट पलट कर उसको कृषि के योग्य उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है। फिर दूसरे नंबर पर बीज बोने से पहले खेत में खाद और पोषक तत्वों को भी मिलाता है। तीसरा, समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करता है। चौथा होता है फसल की सूक्ष्म जीवों, कीट पतंगों, पशु पक्षियों एवं रोगों से सुरक्षा करता है। फसल को काटने के पश्चात उचित तरीके से उसका भंडारण भी करता है। भंडारण करने की हमने आपको बता दिया किसमें करता है, भंडार गृह में यानी वेयर हाउस में। कृषि के उचित वैज्ञानिक तरीके अपनाकर उनका प्रबंधन करता है। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस आप कह सकते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे एक फसल, उत्तम फसल आपको मिलती है जब आप ये सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। राइट गाइस, अब चलिए अगला प्रश्न हम जानेंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कृषि कार्य में जुताई का महत्व बताइए। जुताई का महत्व क्या होता है? तो भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। बीज पड़े फल अच्छा देत, जितना गहरा जोते खेत। यानी उतना ही अच्छा फल आता है पेड़ पर जितना कि उसको गहरा उस बीज को मिट्टी में दबाया जाता है। खेती के लिए खेत की जुताई का विशेष महत्व होता है, क्योंकि खेती की जितनी जुताई होगी उतनी ही उत्तम फसल प्राप्त आपको होगी। जुताई से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है और खेतों की गहराई तक जोतकर मिट्टी को वायु के संपर्क में लाया जाता है। जुताई का मुख्य उद्देश्य भूमि को मुलायम करना, ताकि उसमें वायु, गर्मी एवं सर्दी का ठीक तरीके से आवागमन हो सके और वह पानी को सोखकर उसको संचित कर सके। हल चलाना, खोदना, पाटा देना तथा जोत के अन्य उपकरणों से भूमि को उपजाऊ बनाने का समस्त जुताई के अंतर्गत ही ये सभी आते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इसके कौन कौन से महत्व होते हैं, आप बता पाएंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न भी आपको कृषि से संबंधित है। खेतों की बुआई में बीजों का चुनाव कैसे करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, सोचने वाली बात है कि भाई अगर आप बुआई करने जा रहे हैं तो बीजों का चयन किस तरीके से करेंगे। तो चलिए जानते हैं। यह है तो आप सभी जानते हैं कि बीज नए पौधे को जन्म देता है, अतः इसका चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वस्थ या मिलावट रहित तथा उनमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। किसमें? बीज में। यदि आप अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा पौधा मिलेगा आपको। तो बीज में कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शिकायत नहीं होनी चाहिए कि या तो बीज खराब हो, ठीक है, स्वस्थ ना हो, तो फिर पौधा भी अच्छा उससे नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र व समय के लिए बीजों को बोया जा रहा है तो वह समय क्या उनके लिए सही है, ठीक है, उसी समय पर उनको बोना चाहिए। जैसे कि आपने जाना कि जो हमारा यहाँ का भारतीय मौसम होता है वो अलग अलग फसलें अलग अलग मौसम में बोई जाती है, तो समय का भी ध्यान रखना होगा बुआई करने से पहले। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे। ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे, एनर्जी मेजरमेंट आपको कैसे कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अतः प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ न कुछ ऊर्जा होती है। जैसे फेंकी गई ईंट खिड़की के शीशे को तोड़ सकती है, जलता हुआ कोयला जल को भाप में बदल सकता है, ऐसे। ठीक है, उदाहरण क्या है, अगर हम बात करें कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। MKS क्या होता है? MKS पद्धति से आप क्या समझते हैं? मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है ये MKS का, और इसका हमने क्या बताया, मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है MKS पद्धति में। आपको ये पता चल गया कि किसी भी वस्तु में क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ही उसकी ऊर्जा हम कह देते हैं। अगला प्रश्न है, साथ ही साथ आप ये भी जानते चलिए, ऊर्जा का चैप्टर आपका यहीं फिनिश हो जाएगा। ये तो आपने जान लिया ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का मात्रक क्या है। अब इसके प्रकार भी आप साथ के साथ यहीं पर जान लीजिए, आपका ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा।
तो ऊर्जा के दोस्तों निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे पहला है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, इसमें क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किए गए यांत्रिक कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, यह आपको यहाँ पर बताना होगा कि कौन कौन से प्रकार होते हैं यांत्रिक ऊर्जा के। इनमें पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थिज ऊर्जा। अब आप ये समझेंगे कि गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा क्या होती है। यहाँ पर आपको लास्ट में इन दोनों को दिया गया है, तो आप यहीं से समझ लीजिए गतिज और स्थिज ऊर्जा। मैं आपको बता देती हूँ कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे, और स्थिज ऊर्जा की अगर बात करें तो किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण यदि कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थिज ऊर्जा कहेंगे। तो ये दो आप कह सकते हैं प्रकार होते हैं यांत्रिक ऊर्जा के। बाकी अगर बात करें ऊर्जा के और प्रकार की, तो रासायनिक ऊर्जा भी होती है, ताप ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत, परमाणु ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, ये सभी ऊर्जा के प्रकार होते हैं। अब दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले अभी जाना था कि मृदा अपरदन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं और मृदा अपरदन को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, तो अगर आप ये तीन चीज़ें जान लेते हैं, एक तो इनमें से आप जान चुके हैं कि मृदा अपरदन आखिर होता क्या है, ठीक है, और कैसे होता है, ये भी आपने थोड़ा सा जान लिया था। और अब यदि आप साथ साथ ये भी जान लें कि मृदा अपरदन के कारण कौन से हैं और उनका उपाय किस प्रकार से किया जाए, उसकी रोकथाम कैसे की जाए, तो आपका ये चैप्टर तो ये लीजिए यहीं पर ख़त्म हो जाता है, आपको अलग से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मृदा अपरदन के कारण हम देखेंगे कॉजेज ऑफ सोयल इरोजन क्या होता है। जैसा हमने वहीं पे जान लिया था कि तूफान के कारण, ठीक है, और पानी के कारण मिट्टी का कटाव होता है। जब एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसको ही हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, किस किस की वजह से हो सकता है, कारण क्या है, तीव्र हवाएं, यानी जब तेज गति से हवाएं चलती है तो अपने साथ मिट्टी को बहाकर उड़ाकर आगे ले जाती है किसी अन्य स्थान पर। दूसरा है वनों की कमी, यानी पेड़ों का कटाव होना भी हम इसको बोल सकते हैं कि वन बहुत कम अब रह गए हैं। ठीक है, पेड़ों का कटाव हो रहा है तो उससे सोयल इरोजन से क्या कनेक्शन है, इसका कनेक्शन है वो इस तरीके से कि जिस स्थान पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि तीसरा कारण होता है मिट्टी का प्रकार, यानी मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं तो उन पर भी डिपेंड करता है कि किसमें मृदा का अपरदन ज़्यादा होगा, किसमें कम होगा। जहाँ चिकनी मिट्टी होगी वहाँ अपरदन कम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर भी डिपेंड करता है। चौथा कारण है तापमान में परिवर्तन, भी मृदा अपरदन का कारण होता है। भूमि का ढाल होना, ठीक है, हवा से कटाव होना और पशुओं के चरने से भी मिट्टी अपरदन होता है। नदियों की बाढ़ से भी मृदा अपरदन होता है। यदि वर्षा की अधिकता हो जाए तो भी यह कारण बन जाता है मृदा अपरदन का। तो आपने जाना कि काफ़ी सारे कारण होते हैं मृदा अपरदन के, आपको जितने याद आएंगे एग्जाम पेपर में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं, तो उनके बारे में भी चलिए अब हम जान लेते हैं। मेजर्स टू स्टॉप सोयल इरोजन, ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो मृदा अपरदन को निम्न प्रकार के उपाय करके हम रोक सकते हैं। जैसा पहले पॉइंट है कि वन अधिक से अधिक लगाए और उनकी सुरक्षा भी करते रहे। ठीक है, यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव बहुत कम होगा, क्योंकि पेड़ अपनी जड़ों में मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, उसको बहने नहीं देते, उड़ने नहीं देते हवा के साथ या पानी के साथ। ठीक है, और अगर कहीं बाढ़ भी आ जाती है तो पानी के बहाव को पेड़ जो है कम कर देते हैं। तो इसलिए वन लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप मृदा अपरदन को रोकना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए, बांध एवं जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम जाने तो अधिक क्षेत्रों में कृषि करनी चाहिए, कृषि करने के तरीके में भी सुधार करना चाहिए। और चौथा अगर बात करें मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती है और मिट्टी का कटाव सबसे ज़्यादा होता है। पांचवा पॉइंट है कृषि क्षेत्र में बेकार पानी के निकास हेतु नालियाँ बना देनी चाहिए, जिससे मिट्टी का बहाव ना हो। छठा पॉइंट है ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेती की जाए, कि यदि कोई इस तरीके से ढलान वाली जो ज़मीन है
उस पर इसी तरीके से खेती ना करके उस पर सीढ़ी जैसी फॉर्मेशन बना दी जाए कुछ इस प्रकार से, ताकि मिट्टी का कटाव जो है रुक जाए, कम से कम हो, रुकेगा तो नहीं पर बहुत कम हो जाए। तो इस प्रकार सीढ़ीदार खेत उसको बनाना चाहिए कि यदि मिट्टी यहाँ से बहाकर आती भी है तो यहाँ रुक जाए, अगर यहाँ से भी थोड़ी बहुत बहती है तो यहाँ रुक जाए। इस प्रकार से उसके कटाव को, मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है यदि हम इस तरह की चीज़ों को अपनाते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स है, चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। क्या है, फसलें अदल बदल कर बोनी चाहिए, बिल्कुल सही बात, यानी फसल चक्रण को अपनाना चाहिए। 8वां पॉइंट है, हवा से भूमि कटाव को रोकने हेतु हरी खाद या कंपोस्ट खाद डाली जाए। पेड़ों की पट्टियां लगाकर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए और प्रथदार कटाव रोकने के लिए खेतों पर मोड़ बना देनी चाहिए और उस पर कोई वनस्पति उगा देनी चाहिए। ठीक है। और 10वां पॉइंट क्या है कि बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटाव कम करने हेतु क्षेत्र के दोनों ओर वन लगाकर पानी को इधर उधर निकाल देना चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव कम से कम हो। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज की क्लास में इतना ही सेशन हम रखेंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको अभी कराए हैं उनको आप एक बार रात में रिवाइज कर लेना, आप उनको फिर नहीं भूलने वाले। और यहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से मिलेंगे आपको, आप देखिएगा, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।